नमस्कार दोस्तों, माई ई बुक्स 24/7 यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। और हम कर रहे हैं आरएस प्रीलिम्स और मेंस की प्रिपरेशन, जिसमें हमारा साइंस एंड टेक वाला पोर्शन चल रहा है। और इसमें हमारा जो चैप्टर है वो है बायोटेक्नोलॉजी, यानी कि जैव प्रौद्योगिकी, जिसमें हम 3 जैव प्रौद्योगिकी पढ़ रहे हैं: हरित, रेड और वाइट। हरित की बात करते तो एग्रीकल्चर सेक्टर में यूज होती है। हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स पढ़ लिए हैं। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है टिश्यू कल्चर एवं माइक्रो प्रोपोगेशन। देखो, माइक्रो प्रोपोगेशन एक मेथड है जो कि टिश्यू कल्चर पर आधारित है। इसका मतलब है, और टिश्यू कल्चर जो है लैब के अंदर परफॉर्म किया जाता है। इट मीन्स कि पौधे के किसी भी हिस्से, जैसे कि पत्ती है, तना है, जड़ है या कली है, को निष्क्रमण यानी स्टेरलाइज करके पोषण माध्यम में रखा जाता है। लैब के अंदर एक पोषण माध्यम रहता है, उसमें किसी पत्ती, तने या जड़ को या किसी कली को रखा जाता है, जिससे कि एक नया पौधा बनता है। इसी को बोलते हैं टिश्यू कल्चर एवं माइक्रो प्रोपोगेशन। विशेषताओं की बात करें तो इसमें नियंत्रित वातावरण में होता है, यानी अंदर लैब के अंदर ये टास्क परफॉर्म किया जाता है। बीज की आवश्यकता नहीं होती, किसी पत्ती, तना, जड़ या कली से भी पौधा बनाया जा सकता है। और एक ही पौधे से हजारों पौधे तैयार किए जा सकते हैं। प्रोसेस क्या है? तो सबसे पहले एक प्लांट का चयन किया जाता है, एक्स प्लांट का। उस पौधे से एक छोटा हिस्सा लिया जाता है, लाइक जैसे कि पत्ता हो गया या तना हो गया। उसके बाद में उसको स्टेरलाइज किया जाता है, यानी साफ किया जाता है, यानी रोगाणु हटाए जाते हैं। उसके बाद में कल्चर मीडियम में उसको, यानी पोषक वाला जो घोल है उसमें उस हिस्से को रखा जाता है, जिससे कि पौधा बढ़ सके। उसके बाद में कोलस यानी कि कली, कोशिकाएं बढ़ती है और सफ़ेद पीली मांस जैसी कोलस यानी कि कली बनती है। शूट एंड रूट का बनना हार्मोन की मदद से, हार्मोन ऑक्सीन और साइटोकाइनिन, ये हार्मोन्स होते हैं। इन हार्मोन्स की मदद से कोलस से तना और जड़ निकलते हैं। एक्लीमेटाइजेशन, तैयार पौधे को खेत के वातावरण में डाला जाता है। उसके बाद में अंत में ट्रांसप्लांटेशन, यानी अब पौधा मिट्टी में लगाया जाता है, जैसे आम फसलें लगाई जाती है। उदाहरण जैसे केले के पौधे की पत्ती से हजारों केले के पौधे तैयार किए जा सकते हैं, वो भी रोग मुक्त। कोलस का निर्माण कैसे होता है, यानी कोलस यानी कली का फॉर्मेशन कैसे होता है? जब किसी पौधे के हिस्से को पोषक माध्यम, न्यूट्रिशन मीडियम के अंदर रखा जाता है, टिश्यू कल्चर में यानी लैब के अंदर, तो कोशिकाओं का एक ढीला और असंरचित समूह बनता है, जिसे कोलस कहते हैं। यानी कि अगर हमने कोई पत्ती ली या कोई कोशिका ली और पौधा जब बनता है, तो उसके बीच का जो स्टेज है उसे ही बोलते हैं कोलस यानी कली। बनता कैसे है? तो पौधे का हिस्सा ऑक्सीन और साइटोकाइनिन जैसे हार्मोन मिश्रित माध्यम में रखा जाता है। तेजी से कोशिकाएं विभाजित होती है, लेकिन कोई अंग नहीं बनता है, जैसे कि पत्ता या तना नहीं बनता। इससे बनते हैं रूट और शूट, यानी कि जो कली है वो एक इंटरमीडिएट अवस्था है पौधा बनने की। अब देखो, शूट एंड रूट इंडेक्स कैसे बनते हैं? शूट और रूट ये जब मीडियम में रखे जाते हैं, और यदि मीडियम के अंदर साइटोकाइनिन जो हार्मोन है वो ज़्यादा रहता है तो तना बनता है, यानी कि शूट बनता है। और यदि ऑक्सीन हार्मोन ज़्यादा रहता है तो जड़ बनती है, यानी कि रूट बनती है। कोलस को शूट इंड्यूस्ड माध्यम में रखते हैं, जिससे कि वह अंकुरित होता है। फिर रूट इंडक्शन माध्यम में रखने से जड़ बनती है। उसके बाद में पूरा पौधा बनता है। पौधे का हर हिस्सा नियंत्रित तरीके से हार्मोन से निकलता है, यानी हार्मोन का इसमें इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये हमने पढ़ा क्या? टिश्यू कल्चर और माइक्रो प्रोपोगेशन के। अगला टॉपिक है क्लोनिंग और उच्च गुणवत्ता वाली फसलें, यानी कि क्लोनिंग एंड क्वालिटी प्लांट्स। देखो, सबसे पहले तो क्लोनिंग का मतलब होता है फोटोकॉपी। जब एक ही पौधे से समान गुणों वाले कई पौधे बनाए जाते हैं, उसे बोलते हैं क्लोनिंग। ऐसा किया जाता है टिश्यू कल्चर में, यानी लैब के अंदर। और टिश्यू कल्चर से बने सभी पौधे एक जैसे होते हैं, गुणों में एक जैसे होते हैं। सभी पौधों की गुणवत्ता, स्वाद, उपज और रोग प्रतिरोधक एक जैसी होती है। ये इसका लाभ है। बीज की जरूरत नहीं होती है, जिससे कि लागत कम हो जाती है। दुर्लभ और विलुप्त प्राय जो पौधे हैं उनको संरक्षित किया जा सकता है। रोग मुक्त पौधे मिलते हैं। नो सीड बोर्न डिजीज, यानी सीड में होने वाली जो डिजीज है वो नहीं होती, क्योंकि डायरेक्ट टिश्यू कल्चर के द्वारा इनको बनाया जाता है। एग्जाम्पल जैसे कि केला, गन्ना, आलू, फूलों के पौधे, तुलसी आदि।
वनस्पति विज्ञान प्रयोगशालाओं में आर्किड, सुगरकेन, रोज प्लांट आदि का क्लोनिंग से उत्पादन किया जाता है। किसान स्तर पर माइक्रो प्रोपोगेशन का महत्व क्या है? तो जैसे मैंने बताया कि टिश्यू कल्चर की एक व्यावसायिक तकनीक है माइक्रो प्रोपोगेशन, जिसमें बहुत ही छोटे उत्तकों यानी सेल्स से हजारों की संख्या में पौधे तैयार किए जाते हैं। ये किसानों के लिए उपयोगी क्यों है? तो इससे जल्दी पौधे तैयार हो जाते हैं, तो बीज में जो महीनों लगते हैं वो हफ्तों में काम हो जाता है। इससे रोग मुक्त पौधे होते हैं, यानी बीज जनित रोगों की संभावना नहीं होती है। इसके अलावा उच्च गुणवत्ता होती है, यानी हाई क्वालिटी, हर पौधा एक जैसा, यानी बाजार में ज़्यादा कीमत मिलती है। कम जमीन में ज़्यादा उत्पादन यानी कंट्रोल्ड खेती संभव है। कम पानी में भी हो सकता है। बहुप्रजातीय पौधे उपलब्ध हैं, एक ही प्रयोगशाला से अनेक किस्में तैयार की जा सकती है। जैसे कि केले के पौधे बड़ी नर्सरियों द्वारा लाखों में तैयार किए जाते हैं और किसानों को 2 से 5 रुपये में दिए जाते हैं पर पौधा। पपीता, गुलाब, स्ट्रॉबेरी, स्टेविया जैसी नकदी फसलों में माइक्रो प्रोपोगेशन जैसी जो टेक्निक है वो क्रांति लेकर आई है। तो ये था हमारा नेक्स्ट। चलिए दोस्तों, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है जैव उर्वरक यानी बायो फर्टिलाइजर्स। क्या होता है बायो फर्टिलाइजर्स, कौन कौन से टाइप्स के होते हैं और इनका क्या महत्व है? तो देखो, सबसे पहले तो देखो कि बायो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं। तो जैव उर्वरक वे सूक्ष्म जीव होते हैं जो पौधों को आवश्यक पोषक तत्व जैसे कि नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, पोटेशियम है, इनकी NPK जो कि मुख्य पोषक तत्व होते हैं, मिट्टी की उर्वरता को बिना रासायनिक खाद के बेहतर बनाते हैं। ये जीवाणु या कवक, बैक्टीरिया, फंजाई या एल्गी पौधों की जड़ों के पास रहते हैं और पोषण चक्र में सहायता करते हैं। टाइप्स की बात करें तो सबसे पहला जो हमारा टाइप है बायो फर्टिलाइजर का वो है राइजोबियम। राइजोबियम एक ग्राम ऋणात्मक बैक्टीरिया है। अब देखो, एक होता है ग्राम ऋणात्मक और एक होता है ग्राम धनात्मक, यानी ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव। तो इनमें क्या डिफरेंस है? तो देखो, एक केमिकल जब छिड़का जाता है, अगर वो बैंगनी रंग का हो गया तो वो होगा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ये सब प्रोसेस लैब के अंदर होता है। और यदि केमिकल डालने के बाद में वो गुलाबी या लाल रंग का हो जाता है तो वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है। मेन चीज़ है कि जो बाहरी झिल्ली होती है यानी आउटर मेम्ब्रेन होती है वो ग्राम पॉजिटिव में नहीं होती है, ग्राम नेगेटिव में होती है। एग्जाम्पल की बात करें तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उसमें बेसिलस होता है, क्लोस्ट्रीडियम होता है। वहीं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की बात करें तो इसमें इकोलाई और साल्मोनेला होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव की। तो हम पढ़ रहे थे राइजोबियम जो कि हमारा पहला बायो फर्टिलाइजर है। तो वो क्या है? एक ग्राम ऋणात्मक यानी ग्राम नेगेटिव है, यानी कि इसमें आउटर मेम्ब्रेन उपस्थित रहती है। और ये केवल दलहनी फसलों जैसे कि अरहर है, मूंग है, चना है, लोबिया है आदि की जड़ों में गांठ रूट नोड्यूल्स बनाकर रहता है। काम क्या है इसका? काम है इसका नाइट्रोजन फिक्सेशन। हमारे एनवायरनमेंट में नाइट्रोजन है 71%, लेकिन पौधे इस नाइट्रोजन को ग्रहण नहीं कर सकते। तो ये जो राइजोबियम है, ये राइजोबियम क्या करता है? इस नाइट्रोजन को या तो नाइट्राइट और नाइट्रेट में, इसके अलावा अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है और इस फॉर्म में ये जो पौधे हैं ये इसको ग्रहण करके अपनी नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं। कार्यविधि की बात करें तो किस प्रकार? तो पौधों की जड़ों में प्रवेश करते हैं, ये नोड्यूल्स बनाते हैं, वातावरण की नाइट्रोजन को अमोनिया में बदलते हैं, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं इसको। पौधों को नाइट्रोजन मिलता है और उर्वरक की जरूरत नहीं होती है। फायदे की बात करें तो 40 से लेके 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक की नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाती है इन जीवों के माध्यम से। दलहनी फसलों के लिए सबसे उपयोगी है, मिट्टी की संरचना सुधरती है। इसके बाद में अगला जो हमारा बायो फर्टिलाइजर है वो है एजिडोबैक्टर। एजिडोबैक्टर भी क्या करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है और ये फ्रीली मिट्टी के अंदर रहता है, यानी फ्री लिविंग है और नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला बैक्टीरिया। लेकिन ये गैर दलहनी फसलों के लिए, नॉन लेग्यूमिनस क्रॉप्स के लिए है, जैसे कि गेहूं है, मक्का है, बाजरा है आदि के लिए। जबकि राइजोबियम क्या है? दलहनी फसलों के लिए। ये क्या करता है? वातावरण की नाइट्रोजन को खुद में जमा करके मिट्टी में छोड़ता है, यानी नाइट्राइट और अमोनिया के फॉर्म में। पौधों की वृद्धि में सहायक हार्मोन भी बनता है इनके द्वारा, जैसे कि 2 हार्मोन है, एक IAA जिसको बोलते हैं इंडोल 3 एसिटिक एसिड जो कि कोशिका की वृद्धि और जड़ बनाने में सहायक होता है। एक G है यानी जिब्रेलिन एसिड जो कि लंबाई बढ़ाने और बीज अंकुरण में सहायक होता है।
बिना किसी फसल की जड़ों में भी काम करता है। 20 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक नाइट्रोजन की उपलब्धता हो जाती है इसके द्वारा। बीजों को इस बैक्टीरिया से उपचारित किया जाता है ताकि नाइट्रोजन की पूर्ति हो सके। अगला बायो फर्टिलाइजर है एजोस्पिरिलम। अब एजोस्पिरिलम जो है वो भी क्या है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीव है या बैक्टीरिया। ये घासीय जातीय फसलों जैसे कि धान, गेहूं, मक्का, गन्ना के साथ सहजीविता का मतलब होता है प्लस प्लस, यानी कि ये क्या करता है, पौधों को नाइट्रोजन उपलब्ध कराता है और पौधे इसको फूड ग्लूकोज के फॉर्म में C6H12 O6 के फॉर्म में इसको खाना देते हैं। तो यानी कि ये क्या है, पॉजिटिव संबंध है। पौधों की जड़ों के पास रहकर नाइट्रोजन उपलब्ध कराते हैं। अच्छा, राइजोबियम भी ये काम करता है, लेकिन ये क्या करता है, नोड्यूल्स नहीं बनाता, जबकि राइजोबियम क्या करता है, नोड्यूल्स बनाता है रूट के अंदर। साथ ही ऑक्सिन और जिब्रेलिन जैसे हार्मोन भी बनाता है ये जीव, जो कि जड़ों की लंबाई में सहायक होते हैं और इनकी जो जीवंतता है उसमें वृद्धि करता है। इसके अलावा 30 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाती है इसके द्वारा। अगला बायो फर्टिलाइजर है ब्लू ग्रीन सेवाल या ब्लू ग्रीन एल्गी। इसे साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है। ये जलयुक्त वातावरण में पनपते हैं, जहाँ पे अधिक जल रहता है वहाँ पे पनपते हैं, जैसे कि धान के खेत यानी पेडी फील्ड्स। ब्लू ग्रीन सेवाल के एग्जाम्पल की बात करें तो एनाबिना होता है, नोस्टॉक होता है, ओलोसीरा होता है। वातावरण से नाइट्रोजन लेकर पानी में घुलनशील अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं। धान की फसलों को नाइट्रोजन मिलता है। 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन उपलब्ध करा देता है। जल में घुलनशील अमोनिया के फॉर्म में उपलब्ध कराता है। स्वयं प्रकाश संश्लेषण में ये सहायक होते हैं। अगला बायो फर्टिलाइजर है माइकोराइजा। माइकोराइजा एक फंगी यानी फंगस है जो कि पौधों की जड़ों के साथ सहजीवा यानी प्लस प्लस संबंध बनाता है। इसका मुख्य काम है फास्फोरस पानी का अवशोषण बढ़ाना, यानी कि ये फास्फोरस बढ़ा देता है पानी में और पानी का अवशोषण भी पौधों के लिए बढ़ा देता है। ये दो प्रकार का होता है, एक्टोमाइकोराइजा जो कि जड़ के बाहर रहते हैं और एक एंडोमाइकोराइजा जो कि जड़ के भीतर प्रवेश करती है। जड़ों की सतह को बढ़ा देती है, मिट्टी से अधिक पोषक तत्व खींचती है, पौधे को फॉस्फोरस, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और पानी की अधिक उपलब्धता करा देती है। पौधों के लिए जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो 16 प्रकार के होते हैं। इनमें से 9 तो होते हैं मुख्य पोषक तत्व और 7 होते हैं सूक्ष्म। मुख्य जो पोषक तत्व होते हैं उनमें ये 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और गेंसी। प्राथमिक की बात करें तो इसमें 3 होते हैं, NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। नाइट्रोजन का काम होता है प्रोटीन और क्लोरोफिल निर्माण में। वहीं फास्फोरस का होता है DNA और ऊर्जा निर्माण तथा जड़ के विकास के लिए। पोटेशियम का काम होता है जल संतुलन और रोग प्रतिरोधकता बढ़ाने में। द्वितीय जो पोषक तत्व होते हैं वो उसमें होता है कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। कैल्शियम का काम है कोशिका भित्ति निर्माण में। मैग्नीशियम क्लोरोफिल का केंद्र तत्व है। इसके अलावा जो सल्फर है वो अमीनो एसिड और प्रोटीन निर्माण में सहायक होते हैं। गैसियों की बात करें तो जो कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ये जल ऊर्जा और श्वसन में सहायक होते हैं। तो ये हैं मुख्य पोषक तत्व। वहीं अगर सूक्ष्म की बात करें तो ये 7 होते हैं, जिसमें सबसे पहला है आयरन जो कि क्लोरोफिल निर्माण और एंजाइम क्रिया के लिए सहायक है। दूसरा है मैंगनीज जो कि प्रकाश संश्लेषण और नाइट्राइट अवशोषण में सहायक होता है। जेडेन की बात करें तो ये हार्मोन निर्माण और वृद्धि में सहायक है। कॉपर की बात करें तो श्वसन और एंजाइम सहकारक है। बोरोन की बात करें तो ये फूल व फल का विकास करता है और कोशिका विभाजन में सहायक होता है। मोलिब्डेनम की बात करें तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने में सहायक है। क्लोरीन जल संतुलन और प्रकाश संश्लेषण में सहायक है। नेक्स्ट हमारा जो बायो फर्टिलाइजर हैं वो हैं फॉस्फेट सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया, यानी ऐसे बैक्टीरिया जो कि फॉस्फोरस को घुलनशील फॉर्म में उपलब्ध कराते हैं। देखो मिट्टी में फॉस्फोरस उपलब्ध तो रहता है लेकिन वो अघुलनशील फॉर्म में रहता है, तो ये पौधों के लिए उसको घुलनशील रूप में कन्वर्ट कर देते हैं। ऐसे कौन से बैक्टीरिया हैं तो वह है बैसिलस मेगाटेरियम और सुडोमोनास स्ट्रीटा। ये करते क्या है तो ये ऑर्गेनिक एसिड बनाकर मिट्टी की जो फॉस्फेट है उसको घुलनशील रूप में परिवर्तित कर देते हैं और उसी फॉस्फेट को पौधे अवशोषित आसानी से कर लेते हैं। बेनिफिट्स की बात करें तो रासायनिक सुपर फॉस्फेट का उपयोग घटता है, यानी बाहर से फॉस्फेट की ज़रूरत नहीं पड़ती। मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है और पौधे की जड़ें मजबूत होती हैं। तो ये हमारे कुछ बायो फर्टिलाइजर्स थे। अगर इनके समग्र लाभ की बात करें तो मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है इनसे,
रासायनिक खादों की खपत घटती है, लागत कम होती है, उत्पादन अधिक होता है, पर्यावरण को नुकसान नहीं होता, टिकाऊ और जैविक खेती को प्रोत्साहन होता है। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट बायो फर्टिलाइजर्स। अगला हमारा टॉपिक है जैव कीटनाशक या बायो पेस्टिसाइड्स। क्या होते हैं, किस किस टाइप्स के होते हैं और इनका क्या महत्व है, इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। जैव कीटनाशक ऐसे प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव, कवक, वायरस या पौधे से बने उत्पाद हैं जो कीटों, रोगों या फफूंद जो कि हानिकारक होते हैं को मारने या नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। यह रासायनिक कीटनाशकों का पर्यावरण के अनुकूल विकल्प है, यानी कि रासायनिक कीटनाशकों की आवश्यकता नहीं पड़ती, उनका ये क्या है, विकल्प है। टाइप्स की बात करें तो इसमें हमारा जो पहला टाइप है वो है बीटी जीवाणु, जिसको बोलते हैं बेसिलस थ्रूजेंसिस। ये हमने पहले चर्चा किया था। एक कॉटन थी जिसमें बीटी कॉटन जीन यूज़ किया गया था, और एक बीटी ब्रिंजल यानी बैंगन, उसमें भी इसको यूज़ किया गया था। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, मैंने आपको पहले ही बताया था ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में क्या अंतर है। तो ग्राम पॉजिटिव है तो इसमें क्या होता है, जो बाहरी मेम्ब्रेन है यानी बाहरी जो झिल्ली है वो अनुपस्थित रहती है। ये करते क्या है, तो कीटों की आंत में क्या करते हैं, एक प्रोटीन बनाते हैं। अच्छा, इसमें एक जो बीटी जीवाणु है इससे एक जीन ट्रांसफ़र किया जाता है, जो भी टारगेटेड पौधा है या जानवर है उसके अंदर कौन सा प्रोटीन किया जाता है, क्राइजीन। अब वो क्राइजीन क्या करता है, एक टॉक्सिक प्रोटीन बनाता है, क्राई प्रोटीन। अब वो क्या करता है, उन कीटों को मारता है। कार्य विधि की बात करें बीटी की, तो बीटी के स्पोर्स पौधों पर छिड़के जाते हैं। स्पोर्स मतलब जहाँ छिद्र होते हैं। कीट पत्तियों को खाते हैं। क्राई प्रोटीन पेट में सक्रिय हो जाता है और आंत में क्या कर देता है, छेद कर देता है, जिससे कीट की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। लक्षित कीट पत्ती खाने वाले कीट के लिए ये उपयोगी है, जैसे कि बोलवर्म है, कटवर्म है या फली छेदक जो कीट आते हैं उनके लिए ये उपयोगी है, मतलब उनको मारने में उपयोगी है। बीटी से बने स्प्रे यानी जो बेसिलस थ्रूजेंसिस जीन के द्वारा कुछ स्प्रे बनाए गए हैं, तो वो क्या करते हैं, कीट को नुकसान पहुंचाते हैं, फसल को नुकसान नहीं पहुंचाते। अगला है ट्राइकोडर्मा। अगला पेस्टिसाइड है ट्राइकोडर्मा। ये एक फफूंद है, लाभकारी फफूंद है, जो अन्य हानिकारक फफूंद को क्या करती है, मारती है। और कैसे मारती है, तो हानिकारक फफूंद की कोशिका की दीवार से चिपकती है और चिपकने के बाद में उसमें एंजाइम छोड़कर उसे घोल देती है, खुद बढ़ती है और रोग फैलाने वाले फफूंद को क्या कर देती है, दबा देती है। इसका उपयोग क्या है, तो बीज उपचार में इसका उपयोग किया जाता है। जड़ जब अगर सड़ने लगती है तो उसमें किया जाता है, या जड़ की ग्रोथ मंद पड़ने लगती है तब भी इसका उपयोग किया जाता है, या फिर जो पौधा है वो मुरझाने लगता है तो इसका उपयोग किया जाता है। आदि फफूंद जनित रोगों में किया जाता है। अच्छा, ये सब जड़ का सड़ना, डैम्पिंग ऑफ यानी मंद पड़ जाना, ग्रोथ या विल्ट यानी मुरझाना, ये सब फफूंद के कारण होता है। अगला बायो पेस्टिसाइड है ब्यूवेरिया बासियाना। ये एक परजीवी फफूंद है, कीटों के शरीर में घुसकर उन्हें अंदर से मारता है। कैसे मारता है, स्पोर्स कीट की त्वचा पर चिपक जाता है, वे त्वचा में प्रवेश कर रक्त प्रणाली में चले जाते हैं, कीट को धीरे धीरे मारते हैं, यानी अंदर से उसको क्या कर देते हैं, खोखला कर देते हैं। ये उपयोगी है टिड्डी, सफ़ेद मक्खी, एफिड, थ्रिप्स और बोरर जैसे अलाभकारी कीटों के लिए, यानी उन्हें मारने के लिए। नेक्स्ट है प्राकृतिक और रासायनिक दवाओं से सुरक्षित विकल्प, एनपीवी, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोसिस वायरस। ये एक कीट विशिष्ट वायरस है, विशेष रूप से बोलवर्म, हेलियोथिस आदि के नियंत्रण में उपयोगी है। किस प्रकार से उपयोगी है, तो उपयोगी है वायरस कीट द्वारा निगला जाता है, यानी कीट वायरस को निगल लेता है, वायरस कीट की कोशिकाओं में प्रवेश करता है और शरीर को अंदर से सड़ा देता है और उस कीट की मृत्यु कर देता है। कहाँ पे उपयोगी है, तो कपास, दाल, सोयाबीन, टमाटर जैसी फसलों के लिए उपयोगी है, सुरक्षित है, पर्यावरण के अनुकूल है और अन्य जीवों पर असर नहीं डालता है। अगला है नीम आधारित जैव कीटनाशक यानी नीम बेस्ड बायो पेस्टिसाइड्स। नीम के बीज, तेल या पत्तियों से तैयार किया गया उत्पाद, जैसे एजाडिरा चिटिन नामक एक यौगिक जिसमें सक्रिय होता है। अब इसमें कैसा होता है, तो कीट के मुंह और प्रजनन अंगों पर यह असर करता है, भोजन रोकता है
कीट धीरे धीरे कमज़ोर होकर मर जाता है। कीड़ों का जीवन चक्र बाधित हो जाता है इससे। इसके लाभ क्या हैं? तो इसके लाभ है 200 प्लस प्रकार के कीटों पर ये असर करता है। मनुष्य, पक्षियों और फसलों पर कोई नुकसान नहीं करता। जैविक खेती में ये अनिवार्य विकल्प है। तो एक टेबल के द्वारा देख लेते हैं। पहला क्या था? बीटी, बेसिलस thuringiensis। ये क्या है? एक बैक्टीरिया। निशाना किसे बनाता है? तो पत्ती खाने वाले कीटों को। इसमें क्राई प्रोटीन डाला जाता है जो कीट की आंत को क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। फिर ट्राइकोडर्मा है जो कि एक फफूंद है। ये रोगजनक फफूंद को क्या करता है? निशाना बनाता है। ये खुद भी फफूंद है, लेकिन ये निशाना किसको बनाता है? रोगजनक फफूंद को। उससे चिपक कर कोशिका दीवार को घोल देता है और उस रोगजनक फफूंद की मृत्यु कर देता है। फिर है ब्यूवेरिया बासियाना। ये भी एक फफूंद है। ये बाहरी कीट को निशाना बनाता है और शरीर में घुसकर उसको मारता है। फिर है एनपीवी, न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोसिस वायरस। ये एक वायरस है जो कि विशिष्ट कीट के द्वारा निकला जाता है और अंदर जाकर कोशिका में उसकी जो कोशिका है उसको ख़त्म कर देता है और उसकी मृत्यु कर देता है। फिर है नीम बेस्ड। ये एक वनस्पति प्रकार है और ये बहु कीटों को निशाना बनाता है। भोजन व प्रजनन पर असर करता है उन कीटों के और उनको मार देता है। जैव कीटनाशकों के अगर लाभ की बात करें तो ये पर्यावरण के लिए सुरक्षित हैं, यानी कोई रासायनिक अवशेष नहीं रहता है इनका। मनुष्य और पशुओं के लिए हानि रहित है। फसल की गुणवत्ता में सुधार करता है। कीटों में प्रतिरोधकता नहीं आती। जैविक खेती के लिए अनिवार्य घटक। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट बायो पेस्टिसाइड। अगला टॉपिक है जैव नियंत्रक, यानी कि बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट्स, या शॉर्ट में बोल सकते हैं बायो कंट्रोल एजेंट्स। तो देखो, जैव नियंत्रक वे लाभकारी जीव होते हैं जो हानिकारक कीटों, रोगजनकों या खरपतवारों को नियंत्रित करने में सहायक होते हैं बिना रासायनिक कीटनाशकों के उपयोग के। यानी रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग बिना किए ये हानिकारक कीटों, रोगजनकों या खरपतवारों को नियंत्रित करने में सक्षम है। ये प्राकृतिक शत्रु जीव कहलाते हैं जो कि पर्यावरण के अनुकूल रहते हैं और कीट नियंत्रण में सहायक होते हैं। जैसे कि शत्रु कीट नियंत्रण प्रणाली, एनिमी पेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम। प्राकृतिक शत्रुओं को बढ़ावा दिया जाता है ताकि वे हानिकारक कीटों को क्या कर सके? खाकर संतुलित कर सके या मारकर संतुलित कर सके। 3 तरीके से किया जा सकते हैं। पहला तरीका है परजीवी, यानी पैरासाइटोइड्स। ये क्या करते हैं? ये होस्ट पे डिपेंड करते हैं, किसी अन्य पर डिपेंड करते हैं। ये क्या करते हैं? जो कीट होते हैं वो अन्य कीटों के शरीर में अंडे देकर उन्हें मार देते हैं, जिन्हें बोलते हैं परजीवी यानी पैरासाइटोइड्स। परभक्षी का मतलब होता है दूसरों को खाना, जिनको बोलते हैं प्रीडेटर्स। ये सीधे कीटों को खा जाते हैं। रोगजनक की बात करें तो पैथोजेंस, बैक्टीरिया, फफूंद, वायरस ये हो सकते हैं जो कीटों को संक्रमण के द्वारा मारते हैं, यानी उनको संक्रमित करते हैं जिससे वे मर जाते हैं। तो ये 3 तरीके होते हैं पेस्ट मैनेजमेंट के, परजीवी, परभक्षी और पैथोजेंस यानी रोगजनक। परजीवी और परभक्षी जीवों का प्रयोग, सबसे पहले परजीवी की बात करें तो ये कीटों के शरीर में या ऊपर अंडे देते हैं। उनके लार्वा अंदर ही विकसित होते हैं। अंततः कीट की मृत्यु हो जाती है, यानी किसी होस्ट के शरीर में क्या करते हैं? अंडे देते हैं और अंडे शरीर जो होस्ट हैं उसमें लार्वा विकसित होता है जिससे कि कीट की मृत्यु हो जाती है। एग्जाम्पल की बात करें जैसे ट्राइकोग्रामा एक परजीवी ततैया है, सूक्ष्म परजीवी ततैया है। ये कीटों के अंडों में अपने अंडे देता है। अंडों से ट्राइकोग्रामा लार्वा निकलकर मूल कीट के भ्रूण को क्या कर जाता है? खा जाता है, जिससे कि आगे उनकी संख्या नहीं बढ़ पाती। लक्ष्य की बात करें तो ये फली छेदक, स्टेम बोरर और हेलिकोवर्पा जैसे कीटों को लक्ष्य बनाते हैं। परभक्षी प्रेडेटर की बात करें तो ये सीधे कीटों को ही खा जाते हैं। इनकी भूख बहुत अधिक होती है, एक समय में कई कीटों को खा सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि लेडी बर्ड बीटल। ये छोटे छोटे कीटों जैसे कि एफिड्स होते हैं, कुछ छोटे छोटे होते हैं लाल कलर के, भूरे कलर के, तो उन एफिड्स को थ्रिप्स, स्केल जैसे कीटों को क्या कर देती है? खा जाती है। विशेष रूप से सब्जियों और फूलों की खेती में उपयोगी है। यानी जो एफिड्स होते हैं एक प्रकार के चूसक होते हैं, यानी ये जो फूल हैं, सब्जियां हैं, यहाँ पे रस चूसने आते हैं तो ये फसलों को डैमेज करते हैं। तो ये लेडी बर्ड बीटल है ना, इनको क्या कर देती है? खा जाती है। एक लेडी बर्ड दिन में 50 प्लस एफिड खा सकती है। अब एक तुलना करते हैं अपन जैविक नियंत्रण बनाम रासायनिक नियंत्रण। तो देखो, जो जैविक नियंत्रण है ये प्राकृतिक जीव होते हैं और रासायनिक नियंत्रण मानव निर्मित रसायन होते हैं।
प्रभाव की बात करें तो इनका धीमा है लेकिन टिकाऊ है। रासायनिक तेज पर अस्थायी होते हैं। लागत की बात करें तो प्रारंभ में कम होती है और रासायनिक नियंत्रण दीर्घकालिक में महंगा, क्योंकि बार बार उपयोग करना पड़ता है। पर्यावरणीय प्रभाव की बात करें तो इनका न्यूनतम इफेक्ट होता है, जबकि रासायनिक नियंत्रण में जल, मृदा और वायु प्रदूषण अधिक होता है। रेजिस्टेंस की बात करें तो इनका बहुत कम होता है। ये तेज़ी से विकसित होते हैं और ये रेजिस्टेंस हो जाते हैं, यानी कि इनकी मात्रा बार बार बढ़ानी पड़ती है, जो कि पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाते हैं। लक्षित प्रभाव की बात करें तो ये विशेष कीट पर को लक्षित करते हैं और ये मित्र कीट को भी मार सकते हैं, यानी जो अच्छे कीट हैं उनको मार देते हैं और जो बुरे जो हानिकारक कीट हैं उनको भी मार देते हैं। तो इसका मतलब है कि ज़्यादा बेटर है जैविक नियंत्रण। जैविक नियंत्रण पर्यावरण के अनुकूल, दीर्घकालिक और सतत समाधान है, जबकि रासायनिक नियंत्रण तेजी से असरदार है लेकिन हानिकारक है। जैविक नियंत्रकों के लाभ की बात करें तो ये पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने में सक्षम है, प्राकृतिक खाद्य श्रृंखला में सहयोग दे सकते हैं, रसायनों पर निर्भरता घटाते हैं, टिकाऊ और कम लागत वाले समाधान देते हैं। इसके अलावा मित्र कीट पोलिनेटर्स पर कोई असर नहीं डालते, जैसे कि मधुमक्खियां हैं जो कि पोलिनेटर का काम करती है, तो उन पर कोई असर नहीं करती। एक किसानों के लिए उपयोगिता की बात करें तो जैसे ट्राइकोग्रामा कार्ड्स आते हैं, ट्राइकोग्रामा कार्ड्स ये फसल पर टांगे जा सकते हैं जिससे कि कीटों को खत्म किया जा सके। इसके अलावा लेडीबर्ड बीटल की संख्या खेतों में बढ़ाई जा सकती है, जो कि IPM इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकता है। अगला हमारा टॉपिक है पर्यावरणीय अनुकूलन व जलवायु सहिष्णु फसलें। हम कुछ इस प्रकार की फसलें देखेंगे जो कि पर्यावरण के अनुकूल हो और जलवायु सहिष्णु हो। इट मीन्स कि बदलती जलवायु परिस्थितियों जैसे कि सूखा हो गया, लवणता, उच्च तापमान, कीट आक्रमण आदि को सहने में सक्षम हो। उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है कि फसलों की उपज में स्थिरता बनाए रखना, जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटना, इसके अलावा सतत कृषि को बढ़ावा देना। इसमें हमारी जो सबसे पहली फसल है वो है सूखा प्रतिरोधी फसलें, यानी कि ड्रोट रेजिस्टेंट क्रॉप्स। आवश्यकता क्यों है? तो राजस्थान जैसे शुष्क राज्यों में वर्षा की अनिश्चितता रहती है, भूजल स्तर में गिरावट होता जा रहा है, सूखा अक्सर फसल हानि का कारण बनता है। तो इसका समाधान हम ला सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से, जैसे ऐसे जीन डालना जो पौधे की पानी की कमी में जीवित रहने की क्षमता बढ़ाते हैं, यानी कम पानी में भी जीवित रह सके। एक जीन आता है जिसका नाम है DREB, डिहाइड्रेशन रेस्पॉन्सिव एलिमेंट बाइंडिंग। ये जीन क्या करता है? उस पौधे को सूखा प्रतिरोधी बनाता है, यानी सूखे से लड़ने में सक्षम बनाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो ये जीन डाला गया है GM बाजरा में, चावल में और ज्वार में। तो ये जो फसलें हैं ये क्या हैं? ड्रोट रेजिस्टेंट फसलें हैं। इसके अलावा तेजस राइस जो कि सूखा प्रतिरोधी प्रजाति है चावल की। दूसरा है लवणता सहिष्णु पौधे, लगातार बढ़ती लवणता, जैसे कि पश्चिम बंगाल हो गया, गुजरात है, जो तटीय क्षेत्र हैं वहाँ पे मिट्टी में लवणता बढ़ती जा रही है। इसके अलावा सिंचाई जल की लवणता भी बढ़ती जा रही है, इसलिए बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा इसका समाधान किया जा रहा है। जैसे कि एक जीन आता है साल्ट ओवरी सेंसिटिव, ये दो टाइप के होते हैं, SOS1 और SOS2, यानी कि साल्ट ओवरी सेंसिटिव 1 और साल्ट ओवरी सेंसिटिव 2। ये जीन जोड़ा जाता है जिससे कि कोशिकाओं में नमक की मात्रा को संतुलित किया जा सके। इसके अलावा एक और जीन है HAL1, ये कोशिकाओं में आयन को संतुलित करता है। आयनों को संतुलित करने का काम HAL1 का है। और साल्ट ओवरी सेंसिटिव क्या करता है? नमक की मात्रा को संतुलित करता है। जैसे कि ट्रांसजेनिक चावल है, गेहूँ है, टमाटर है, उनमें इस प्रकार के जीन जोड़े जा रहे हैं। इसके अलावा पोकली राइस जो कि प्राकृतिक लवणता सहिष्णु किस्म है, किसकी है? चावल की, पोकली। अगला है तीसरा, कीट प्रतिरोधी फसलें, इंसेक्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स। देखो, कीटों के कारण हर साल लाखों टन फसल का नुकसान होता है। कीटनाशकों का अधिक उपयोग से पर्यावरणीय खतरे भी बढ़ते हैं। तो इसका समाधान किसने ढूंढा? बायोटेक्नोलॉजी ने। जैसे कि BT जीन है, हमने देखा था BT कॉटन और BT ब्रिंजल, जिसमें क्राई 1AC और क्राई 2AB जैसे जीन जोड़े जाते हैं ताकि कीटों से सुरक्षा मिल सके। इसके अलावा RNAi, या आई का मतलब होता है इंटरफेरेंस, यानी किसी जीन को साइलेंस करना, तकनीक से कीटों के मेटाबॉलिक जीन को निष्क्रिय किया जाता है। जैसे कि फ्लेवर सेवर टमाटर था, तो उसमें जो रिपेनिंग एंजाइम है, उस रिपेनिंग एंजाइम जो जीन प्रकट जनरेट करता है उसको क्या कर दिया गया? साइलेंस कर दिया गया। जैसे कि BT कॉटन है तो बोलवर्म के विरुद्ध लड़ती है,
बीटी ब्रिंजल फूट एंड शूट बोरर के विरुद्ध लड़ती है। इसके अलावा RNAi चावल ब्राउन प्लांट होपर के विरुद्ध लड़ता है। अगला है चौथा, उच्च तापमान सहनशील फसलें यानी हीट टॉलरेंट क्रॉप्स। ग्लोबल वार्मिंग के कारण गर्मी की तीव्रता बढ़ रही है। फूल झड़ना, परागकण रुकना और अंकुरण कम होना ये आम समस्याएं बढ़ती जा रही है उच्च टेम्परेचर के कारण। तो बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा क्या किया जा रहा है, HSPS जो कि होते हैं हीट शॉक प्रोटीन्स, ऐसे मतलब हीट शॉक प्रोटीन उत्पन्न करने वाले जीन डाले जा रहे हैं फसलों में, जो कोशिकाओं को ताप या आघात से बचाते हैं। इसके अलावा क्रिस्पर तकनीक से हीट स्ट्रेस रेस्पॉन्सिव जीन्स को एक्टिव किया जा रहा है। जैसे क्रिस्पर आधारित टमाटर हो गया, मक्का हो गया, तो इनको क्या बनाया जा रहा है, हीट शॉक प्रोटीन्स जनरेट करने वाले इनमें जीन डाले जा रहे हैं। ताप सहनशील किस्में जैसे HD3086 जो कि गेहूं की एक किस्म है, IR64 जो कि चावल की एक किस्म है। अगला है CO2 के प्रति प्रतिक्रिया देने वाले पौधे, CO2 रेस्पॉन्सिव प्लांट्स। वायुमंडलीय CO2 स्तर में वृद्धि से फोटोसिंथेसिस प्रभावित होता है या फोटोसिंथेसिस कम हो जाता है। कुछ फसलों में प्रोटीन की मात्रा घटती है। अब इसका समाधान भी बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा किया जा रहा है। जैसे ऐसे पौधे विकसित करना जो बढ़े हुए CO2 स्तर में भी संतुलित पोषण और उत्पादकता बनाए रखें। इसके लिए किया जाएगा जैसे कि C4 फोटोसिंथेसिस जीन्स की जगह C4 फोटोसिंथेसिस जीन्स को C3 फसलों में स्थानांतरित करने की प्रयास किया जा रहा है। अब ये क्या होता है, C3 और C4 क्या होता है, तो इसके बारे में देखिए। C3 का मतलब 3 कार्बन वाले पौधे और C4 मतलब 4 कार्बन वाले पौधे। अब देखो, जो C3 वाले होते हैं इनमें प्रकाश संश्लेषण की गति है वो कम होती है, वहीं C4 वाले में गति तेज रहती है। जल दक्षता कम रहती है C3 वाले में और C4 वाले में अधिक जल दक्षता रहती है, कम जल में भी ये इनकी पैदावार हो सकती है। तापमान अनुकूलता, ये ठंडे और समशीतोष्णीय क्षेत्र में उगाए जा सकते हैं, जबकि C4 वाले गर्म और शुष्क क्षेत्रों में भी उगाए जा सकते हैं। इसके अलावा CO2 की आवश्यकता अधिक रहती है C3 वाले पौधों को, वहीं C4 वालों को कम आवश्यकता रहती है। एग्जाम्पल जैसे कि गेहूँ है, चावल है, आलू है, सोयाबीन है, ये सब C3 वाले पौधे हैं। तो C4 वाले कौन से हैं, मक्का है, बाजरा है, गन्ना है, ज्वार है, जिनको कम पानी की आवश्यकता रहती है। तो अब जो C3 वाली जो फसलें हैं उनमें ऐसे जीन स्थानांतरित किए जा रहे हैं ताकि वो C4 वाली बन जाए, जिससे कि कम पानी और अधिक तापमान में भी वो उनकी अच्छी पैदावार हो सके। जैसे कि CO2 रेस्पॉन्सिव राइस यानी चावल, संशोधित रूबिस्कोन जीन डाला गया जिसके कारण वो क्या कर सकता है, CO2 की कम मात्रा में भी अच्छी पैदावार दे सकता है। गेहूं की नई प्रजातियां जो CO2 बढ़ने पर भी प्रोटीन संतुलित बनाए रखें। तो ये हमारा जो कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स थे जिनके द्वारा हम अच्छी पैदावार कर सकते हैं। अगला टॉपिक है बायोफोर्टिफिकेशन। देखो, बायोफोर्टिफिकेशन क्या होता है और एक आता है फोर्टिफिकेशन, वो क्या होता है और दोनों में क्या अंतर होते हैं, उन दोनों को देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं बायोफोर्टिफिकेशन क्या होता है। तो बायोफोर्टिफिकेशन एक ऐसी तकनीक है जिसमें फसलों की पोषण गुणवत्ता जैसे कि आयरन, जिंक, विटामिन और प्रोटीन को उनके जीन में बदलाव या पारंपरिक सुधार के जरिए बढ़ाया जाता है। उद्देश्य क्या है, पोषण की कमी से होने वाली बीमारियों को जड़ से खत्म करना, गरीब व निम्न आय वर्ग को स्वस्थ भोजन उपलब्ध कराना, इसके अलावा छुपी भूख यानी हिडन हंगर को मिटाना। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जैसे आपने चावल तो खाए, आपका पेट भी भर गया, लेकिन फिर भी आप कुपोषित रह गए। क्यों रह गए, क्योंकि इनमें कमी थी विटामिन्स, मिनरल्स यानी खनिजों की और विटामिन्स की कमी थी। तो वो जीन परिवर्तन के माध्यम से फसलों के अंदर डाला जा सके ताकि वे स्वयं विटामिन्स और मिनरल्स यानी कि खनिजों से भरपूर हो सके, जिसमें सबसे पहले हैं पोषण संवर्धित फसलें यानी कि न्यूट्रिएंट एनरिच्ड क्रॉप्स। ऐसी फसलें होती हैं जिनमें सामान्य फसल की तुलना में अधिक मात्रा में पोषक तत्व होते हैं, जैसे कि आयरन रक्त निर्माण में आवश्यक है, अगर कमी हो जाती है आयरन की तो एनीमिया रोग हो सकता है। जिंक क्यों आवश्यक है, ये रोग प्रतिरोधकता के लिए जरूरी है, यानी हमारे इम्यून सिस्टम को क्या करता है, पावरफुल बनाता है, और यदि कमी हो जाए तो इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है। प्रोटीन जो कि मांसपेशियों और हमारी वृद्धि के लिए इम्पोर्टेंट है,
अगर कमी हुई तो कुपोषण के शिकार हो सकते हैं। वहीं विटामिन ए की बात करें तो ये दृष्टि और प्रतिरक्षा यानी इम्यून सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट है। दृष्टि मतलब रतौंधी एक रोग हो जाता है जिसको बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, रात में कम दिखाई देना। इसके अलावा संक्रमण से भी लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। तो हमारे लिए पोषक तत्व बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आयरन, जिंक, प्रोटीन, विटामिन, इसके अलावा अन्य खनिज। दूसरा है आयरन, जिंक, प्रोटीन युक्त फसलें। जैसे बाजरा है तो बाजरे में क्या होता है, Fe यानी आयरन रिच होता है, यानी इसमें अधिक मात्रा में क्या रहता है, आयरन रहता है। चना, मूंगफली, गेहूँ ये बायोफोर्टिफाइड लाइंस होती है, जो कि इनमें क्या पाया जाता है, आयरन, जिंक और प्रोटीन पाई जाती है। आयरन की मात्रा सामान्य फसल की तुलना में 1.5 से 2 गुना होती है इन फसलों में। जिंक युक्त फसलों की बात करें तो गेहूँ WB02 किस्म है गेहूँ की, उसमें जिंक अच्छी मात्रा में रहता है। इसके अलावा धान की जिंक समृद्ध किस्में विकसित की गई है, बच्चों में विकास और प्रतिरक्षा में उपयोगी है ये सब फसलें। प्रोटीन युक्त फसलों की बात करें तो मटर है, राजमा है, चना है, मूंग है, प्रोटीन ये सब है। शाकाहारी भोजन में प्रोटीन की पूर्ति है तो ये उपयोगी है, विशेष रूप से कुपोषित क्षेत्रों के लिए। और ज़्यादा कुपोषित जो क्षेत्र हैं वो आपको मिलेंगे ट्रॉपिकल रीजन्स में। यहाँ पे ये जो गर्म इलाके हैं वहाँ पे आपको कुपोषित क्षेत्र ज़्यादा मिलेंगे। फिर है गोल्डन राइस। गोल्डन राइस में क्या होता है, जो सामान्य सफ़ेद चावल आता है उसमें विटामिन ए की कमी रहती है। तो साइंटिस्टों ने क्या किया, ट्रांसजेनिक किस्म तैयार कर दी, यानी उसमें 2 जीन आते हैं, एक नरगिस फूल से लिया साई और एक लिया इरविना जो बैक्टीरिया है उससे, CRTL करटल। इन दोनों को RDNA बना के इसमें ट्रांसफ़र कर दिया गया, जिससे कि ये क्या करता है, बीटा कैरोटीन की अच्छी मात्रा बनाता है और ये बीटा कैरोटीन हमारे शरीर में जाकर विटामिन ए में बदल जाता है, जिससे कि हमारे को जो नाइट ब्लाइंडनेस होता है उससे सुरक्षा मिलती है। पीले रंग का चावल या फिर बोल सकते हैं सुनहरा रंग का चावल होता है जिसको बोलते हैं गोल्डन। इसमें मैंने बताया कि एक साई जीन होता है जो डैफोडिलियन की जो नरगिस फूल है वहाँ से मिलता है, और जो करटल है वो बैक्टीरिया इरविना से मिलता है। विटामिन ए की कमी से होने वाली रतौंधी से रोकथाम होती है। भारत में अनुमति अभी लंबित है, जबकि बांग्लादेश में इसको स्वीकृति मिल चुकी है। विटामिन ए की छुपी भूख से निपटने की दिशा में एक क्रांतिकारी एक पहल हो सकती है। बायोफोर्टिफिकेशन के लाभ की बात करें तो स्वस्थ समाज का निर्माण हो सकता है। मल्टी माइक्रोन्यूट्रिएंट डिलीवरी एक ही फसल से हो सकती है, यानी ज़्यादा फसल खाना भी एक प्रकार से क्या हो सकता है, मोटापा को जन्म दे सकता है। तो अगर एक फसल से मल्टी न्यूट्रिएंट मिल जाएंगे तो ये भी अच्छा रहेगा। इसके अलावा कुपोषण की रोकथाम, विशेषकर ग्रामीण और वंचित वर्गों में रसायन रहित पोषण मिलेंगे, सप्लीमेंट की आवश्यकता घटेगी। जनसंख्या स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, कम लागत में पोषण गरीबों के लिए अनुकूलन होगी। अब बात करें कि बायोफोर्टिफिकेशन और फोर्टिफिकेशन में क्या अंतर है, तो देखो सबसे पहले तो तरीका बात करें, बायोफोर्टिफिकेशन क्या होता है, फसल में पोषण जीन के जरिए, यानी उसमें जीन एडिटिंग की जाती है, जीन डाला जाता है या जीन निकाला जाता है। और फोर्टिफिकेशन में फसल पकने के बाद उसमें पोषण मिलाया जाता है, जैसे कि चावल है तो चावल में बाद में विटामिन ए मिला दिया। स्थायित्व ये दीर्घकालिक रहता है, यानी एक बार अगर जीन में परिवर्तन कर दिया गया तो हमेशा विटामिन ए मिलता रहेगा। ये अस्थायी है, हर बार फसल पकने के बाद में उसमें बाहर से विटामिन ए मिलाना पड़ेगा। जैसे गोल्डन राइस, जिंक, व्हीट, तो ये अगर इनमें जीन परिवर्तन कर दिया गया तो ये गोल्डन मतलब जो विटामिन ए और जिंक से रिच होंगी। वहीं जैसे आयोडीन युक्त नमक है तो उसको बाहर से डालना पड़ता है। लागत की बात करें तो एक बार की प्रक्रिया है और ये बार बार यानी हर बार करनी पड़ती है फसल पकने के बाद। भारत में कुछ पहले और संस्थाओं की बात करें तो हार्वेस्ट प्लस जैसे वैश्विक कार्यक्रम चल रहे हैं, जिसमें बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से अच्छी फसलें तैयार की जा रही है। इसके अलावा ICAR है, IARI है, CIMMYT, ये भारतीय अनुसंधान है जो कृषि के क्षेत्र में और बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। इसके अलावा पोषण अभियान है, कुपोषण को हटाने हेतु ये भी भारत में कार्यक्रम चल रहा है। इसके अलावा FAO और SDG 2 जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 है, उसमें आता है जीरो हंगर। उसका लक्ष्य है कि पूरी तरह से हंगर को मिटाना, तो उसमें भी ये बायोटेक्नोलॉजी अच्छे तरीके से काम में आ सकती है।